हेलो स्टूडेंट्स। देखिएगा, आप लोगों को फाइनल अकाउंट का जो चैप्टर चल रहा था उसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 7 में प्रॉब्लम्स है मोस्टली स्टूडेंट्स को। तो यहाँ देखिएगा, इलस्ट्रेशन नंबर 7 को मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो करीबन 45 मिनट से 1 आवर का टाइम जो है इसमें लग सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके अंदर लगभग लगभग बहुत सारी चीज़ें जो है कवर हो जाएंगी। लगभग पूरा जो चैप्टर के अंदर जो कंसेप्ट हैं वो कवर हो सकते हैं इस सवाल से। तो ऐसा है कि ये सवाल आप जब भी एग्ज़ाम हो तब भी रिवाइज करके जाइएगा, तो एक तरीके से क्विक रिवीजन भी आपको मिल जाएगा। देखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो सवाल कह रहा है कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपने बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, और इस ट्रायल बैलेंस है। अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको दी हुई है ऑथोराइज कैपिटल। अब देखिएगा, ऑथोराइज कैपिटल डिवाइडेड इनटू 5000 6% प्रेफरेंशियस। 5000 6% प्रेफरेंशियस है और 100 रुपीज़ ईच, यानी कि 50 लाख रुपए की 5000 इंटू 100। अगर आप देखें तो 5 लाख रुपए की जो शेयर कैपिटल है वो प्रेफरेंस है और 10 लाख की जो शेयर कैपिटल है वो इक्विटी है, और ये अथोराइज कैपिटल है। तो ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस के टोटल में नहीं आ रही होगी। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जो यानी कि उन्होंने इशू कर रखी है 5000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 5 लाख रुपए के शेयर्स जो है इशू कर रखे हैं, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल 8,05,000 रुपये की है जो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रखी है। अब बात आ रही है कि परचेजेस। अब ये है होटल, तो होटल के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें खरीदते हैं होटल वाले। तो शराब खरीदते हैं, सिगरेट खरीदते हैं, सिगार खरीदते हैं कस्टमर्स के लिए, तो ये इनका खर्चा हो गया। फूड स्टफ खाना वगैरह आप देखिएगा तो 36,200 रुपये ही है। और बाकी इनके पास बिल्डिंग होती है, तो क्योंकि बिल्डिंग मेजर पोर्शन होती है तो उसमें डेप्रिसिएशन हो सकता है। उसका देखिएगा वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस एंड सैलरीज आप कहाँ डालेंगे, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस के अंदर। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कहाँ डालेंगे, अदर एक्सपेंसेस के अंदर। अगर आप चाहें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की अलग लाइन भी बना सकते हैं। लॉन्ड्री से इनको पैसे मिले हैं 750 रुपये, तो ये अदर इनकम है, यानी कि जो कस्टमर्स के कपड़े धुलाई कराए इन्होंने उससे पैसा है, तो इसको आप अदर इनकम में डाल देंगे। उसके बाद है सेल्स वाइन्स एंड सिगरेट्स की। वाइन्स और सिगरेट्स की जो सेल्स है तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगा। उसके बाद है सेल्स फूड की है, तो ये आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, तो दोनों जो चीज़ें हैं ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपकी जाके ऐड हो जाएंगी। कोल एंड फायरवुड ये आपके एक्सपेंसेस में, आप अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा। कैरीज एंड कूलेज, यानी कि जो कस्टमर्स हैं उनका सामान जो उठा के आप लेके जाते हैं इधर उधर, तो उसके ऊपर जो पैसा खर्च हुआ 810 रुपये। सैलरी एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में डाल दीजिएगा। एडवर्टीजमेंट्स 8,360 रुपये। आप चाहें तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अलग हेड बना लीजिएगा, अदरवाइज आप इसको जो है अदर एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। रिपेयर्स है 4250, तो ये भी अदर्स में भी डल सकती है। रेंट ऑफ रूम्स, अब रूम का रेंट जो है वो इनको रिसीव हुआ, तो अल्टीमेटली ये भी जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। बिलियर्ड से पैसे मिले इनको, क्योंकि देखिए कि जो क्रेडिट है वो इनकम से 5,700, मिसलेनियस रिसिप्ट हैं 2,800, तो ये भी इनकम है। डिस्काउंट रिसिप्ट आप अदर इनकम में डाल देंगे। ट्रांसफर फीस भी आप अदर इनकम में डाल देंगे। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग 8.5 लाख रुपये की, तो पीपी यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल फिक्स एसेट्स। फर्नीचर फिक्सर फिटिंग्स ये भी पीपी में चली जाएगी। ये इन्वेंट्री है इन हैंड बिगिनिंग में, तो ये चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री इसके अंदर आप इसको एडजस्ट कर देंगे। उसके बाद देखिएगा कैश इन एंड कैश इक्विवेलेंट में चला जाएगा। कैश विद बैंक्स ये भी कैश इन कैश इक्विवेलेंट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फॉर्मेशन से संबंधित है खर्चे के, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि ये जो खर्चे P&L में डाल रहे हैं आप इनको असेट्स की तरह नहीं मान सकते। बेशक से इनकम टैक्स के अंदर ये 5 साल में राइट ऑफ होते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में भी ये पहले साल में राइट ऑफ होंगे। 2,000 डिवेंचर है 100 रुपये वाले, और इन डिवेंचर्स की जो कीमत है वो 2 लाख रुपये है, तो इनका 12,000 जो भी आज भी आपको पे करना है। अगर सवाल कहीं पर भी साइलेंट है और 12,000 का इंटरेस्ट पे करने की बात नहीं कर रहा है, तो ये जो इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग भी माना जा सकता है। तो पूरे सवाल में देखिएगा कहीं इंटरेस्ट पे किया है इन्होंने या नहीं पे किया है, तो इंटरेस्ट की एंट्री अभी दिख नहीं रही है, तो अल्टीमेटली आउटस्टैंडिंग हो सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस ये पुराना बैलेंस बचा हुआ है। ट्रेड पेबल्स जो हैं वो 42,000 के, ट्रेड रिसीवेबल्स 19,260 है। इन्वेस्टमेंट अगर नहीं लिखा तो नॉन करंट ले लेते हैं। गुडविल एट कॉस्ट जो है टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो जाएगी, सॉरी इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स हो जाएगी। और जनरल रिजर्व जो है हमारे वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट होंगे। वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 1280, तो एक बार इसको आप ऐड कर देंगे वेजेस एंड सैलरीज में, और फिर 1,280 रुपये को आप अदर करंट लायबिलिटीज़ में शो कर देंगे, अदर सीएल के अंदर। इसी तरीके से इन्वेंट्री है वाइन्स एंड सिगरेट की, तो ये आप एडजस्ट कर लेंगे वहाँ पे। फर्नीचर फिटिंग पे 5% डेप्रिसिएशन है, लैंड बिल्डिंग पे 2% है। तो डेप्रिसिएशन एक बार तो आप जो है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में डाल देंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू है ये एसेट्स की कीमत में से कम कर देंगे। 1 अप्रैल को 7,20,000 रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में, दैट इज 6,000 शेयर्स फुली पेड अप।
तो 6000 शेयर्स थे जो फुली पेड अप थे, और 2000 शेयर्स ऐसे थे जो 60 पेड अप थे। डायरेक्टर्स ने उसके ऊपर 40 रुपये की कॉल मांग ली, और 1 अक्टूबर को शेयर होल्डर कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। 100 शेयर्स एंड ही शेयर्स वर फॉरफिटेड एंड रीइश्यूड 90 पर शेयर फुली पेड अप। देखिएगा यहाँ पे कैपिटल रिजर्व राइज होगा हमारे को, क्योंकि जो हमने 100 शेयर फॉरफिट किए थे, जो 100 शेयर फॉरफिट किए थे उन पे हमारा जो पैसा फॉरफिट हुआ था वो हुआ था 60 यानी कि 6000 रुपये, और 6000 में से हम 90 रुपीज़ में हमने उनको रीइशू किया, तो 100 शेयर पर हमें 10 रुपये का जो है नुकसान हो गया रीइशू करने पे। और जो नुकसान हमें हुआ होगा, जो 100 शेयर पर 10 रुपये का जो नुकसान है हमारा वो 1000 रुपये, तो जो 5000 रुपये बचे हैं वो हमारे कैपिटल रिजर्व में है, तो वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। और बैंक की एंट्री ऑलरेडी जो है बुक्स ऑफ अकाउंट में हो चुकी होगी, और शेयर कैपिटल जो है पूरी की पूरी फुली पेड अप कर देंगे। तो जो 7,20,000 की शेयर कैपिटल थी, जिसमें से 6000 शेयर्स तो फुली पेड अप थे 6 लाख की, अभी 2000 शेयर्स भी फुली पेड अप हो गए क्योंकि शेयर्स रीइश्यू हो गए, तो पूरी शेयर कैपिटल आ जाएगी और एक 5000 का कैपिटल रिजर्व आएगा। द डायरेक्टर्स डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 8%, और 8% इक्विटी शेयर पर डिविडेंड दे दिया है। ट्रांसफरिंग एनी अमाउंट दैट मे बी रिक्वायर्ड फॉर जनरल रिजर्व, अगर पैसा नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है आपके पास, तो कहते हैं कि जो भी डिविडेंड के लिए बाकी पैसे की जरूरत पड़े वो आप कहाँ से निकाल लेंगे, जनरल रिजर्व में से निकाल लेंगे। तो देखना पड़ेगा कि कितना पैसा जो है हमारे पास प्रॉफिट का है, तो एंट्री जब प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद ही कैलकुलेट हो सकती है। तो जब डिविडेंड देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में से, यानी कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसमें से माइनस करेंगे। तो ये तो वो सबसे लास्ट में बनेगी, बैलेंस शीट का पार्ट है ये। अब आइएगा सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट के अंदर बात करते हैं। तो देखिएगा नोट्स टू अकाउंट, हमने सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट हम लेते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सबसे पहला हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का लेना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये रहा जी, ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आपने सबसे पहले जो सेल ऑफ गुड्स हैं वो आपने लेने हैं। तो सेल ऑफ गुड्स जो है आपने लिए 68,400, उसके बाद फूड की सेल्स 57,600, रूम रेंट 48,000, बिलियर्ड्स का 5,700। देखिए कि ट्रांसफ़र फीस दो तरीके की होती है। अगर शेयर की ट्रांसफ़र फीस होती है, शेयर्स की ट्रांसफ़र फीस है, तो वो अदर इनकम में आनी चाहिए थी, लेकिन देखिएगा मटेरियल में यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डाल रखी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आइटम है, जो ट्रांसफ़र फीस, अगर ये होटल के कमरे की ट्रांसफ़र करने के पैसे हैं तो यहाँ पे ठीक है। अदरवाइज ये अगर शेयर ट्रांसफ़र करने की फ़ीस है तो अदर इनकम्स के अंदर आने चाहिए। और मिसलेनियस रिसिप्ट से ये मान रहे हैं कि होटल की ही मिसलेनियस रिसिप्ट्स हैं, तो इसलिए यहीं पे आएंगे। अगर आप अदर रिसिप्ट्स मानते तो आप अदर इनकम में भी शो कर सकते हो। तो जो ट्रांसफ़र फीस है वो आप चाहते तो अदर इनकम में भी शो कर सकते थे, ये आपके हाथ में है। बट वी आर एज्यूमिंग दैट कि ट्रांसफ़र ऑफ रूम्स हैं, कि जो कस्टमर एक जगह से दूसरी जगह रूम शिफ्ट करता है तो उसके चार्जेस आपने लिए होंगे। तो ये जो सारा पैसा है ये आपने जोड़ दिया। तो ये आपके पास जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ये 1,83,200। तो अब आपने सबसे पहली बात है, ये जितने आइटम्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 आइटम्स को हम ट्रायल बैलेंस से काट देते हैं। तो देखिएगा जिससे आपको पता रहे, तो ये 7 आइटम्स कौन से थे हमारे, ये समझिए। 7 आइटम्स में एक है रूम रेंट 48,000, उसके बाद है बिलियर्ड्स वाला, मिसलेनियस रिसिप्ट्स और ट्रांसफ़र फीस, ये आपने ले ली यहाँ पे। और इसके अलावा ये जो वाइन्स वाली जो है और फूड का जो है, तो ये हमारे हो गए 6 आइटम्स। और वहाँ पर हमारे आइटम्स कितने थे जो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ठीक हो गया, ये सारा अमाउंट हमने यहाँ से ले लिया। तो हमने उन आइटम्स को ले लिया। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या ठीक कराया, मैंने सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ले लिए। अब देखिएगा मैं अगला आइटम आपके साथ ले रहा हूँ, इन्वेंट्री। तो देखिएगा इन्वेंट्री थी 12,800 और 5,260, ये ओपनिंग है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में होगी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में हमारे पास 22,500 एंड 16,400। तो इसके जो इम्पैक्ट है वो हमें कहाँ लेने हैं, इन दोनों के इम्पैक्ट हमें चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेने हैं, और एक फिर आप क्या करेंगे, इन्वेंट्री के अंदर इसको ऐड करेंगे। तो हमने अगला जो नोट्स टू अकाउंट देखना है वो चेंजेस वाला देखना है। तो इन्वेंट्रीज जो है उसको तो 2 तो इन्वेंट्रीज आपकी स्टॉक में आ गई, और एक देखना है आपने चेंजेस ऑफ इन्वेंट्रीज। तो चेंजेस इन इन्वेंट्रीज देखिएगा, वाइन्स एंड सिगरेट्स के अंदर तो ओपनिंग इन्वेंट्रीज थी 12,800 और 22,500। और इस तरीके से हमने जो टोटल इन्वेंट्री है
उसका असर जो है ले लिया है। तो ये जो असर है 9700 का है। तो ये वाइन्स एंड सिगरेट्स की है, चेंजेस इन फिनिश्ड गुड्स। और जो परचेज ऑफ इन्वेंट्री है वाइन्स की, वो आपने यहाँ पे डाल दी है इसके साथ साथ। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है वो मटेरियल के साथ ही कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है उसके साथ एडजस्ट कर लेंगे। तो जो वाइन्स एंड सिगरेट्स हैं वो तो ट्रेडिंग स्टॉक्स हैं, ये तो ट्रेड वाला स्टॉक है। और जो बाकी खाने पीने के जो बाकी सामान था, जो आप रॉ मटेरियल की तरह जो है डील करेंगे। तो जो रॉ मटेरियल है ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज, और उसमें से ये निकाल देंगे, तो ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपका आ गया। उसके बाद वाइन्स एंड सिगरेट्स है, उसकी परचेज आपने डालनी है। उसके अलावा वाइन्स एंड सिगरेट्स का जो इन्वेंट्री चेंज है 12800 था, फिर ये था, तो अल्टीमेटली ये बढ़ रहा है 9700। तो 9700 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको इसको माइनस दिखाना है। तो ये 3 आइटम्स के ऊपर अब हम आते हैं ऊपर से। तो देखिएगा ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हमने ले लिया है फाइनल काउंट में। यहाँ पे परचेज ऑफ इन्वेंट्री भी ले ली है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले एडजस्टमेंट में ले चुके थे, चेंजेस ऑफ इन्वेंट्री ले चुके हैं। अब ये जो आइटम्स हैं ये आपने यहाँ से कट कर देना है। तो देखिएगा जो परचेजेज हैं ये आपकी हट गई 45,800, 36,200, ये आपने परचेज में से हटा देनी है। इसके अलावा जो आपकी परचेज के अलावा है आपका जो रॉ मटेरियल्स हैं, ये हमने ऐड और लेस कर दिया। फूड स्टफ़ एक बार ऐड कर लिया फूड स्टफ़ की परचेज में, फूड स्टफ़ को हमने रॉ मटेरियल की तरह डील किया। और ये क्लोजिंग स्टॉक को जो है 12,800 को अलग से हमने डील किया। फूड स्टफ़ जो है ओपनिंग जोड़ दिया और क्लोजिंग घटा दिया। तो ओपनिंग क्लोजिंग घटा के और जो बाकी बचा वो हमने वहाँ पे शो कर दिया। तो देखिएगा ये सबसे पहले ओपनिंग फूड स्टफ़ था, ये परचेज फूड स्टफ़ था, ये क्लोजिंग था। ये लेस करके फूड स्टफ़ की कंजम्पशन आ गई। फिर वाइन्स जो है वो आपने खरीदी थी, वो स्टॉक इन ट्रेड है, उसका जो चेंज है वो अलग से दिखा दिया। तो ये देखिएगा यहाँ पे ये 45,800 है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये फूड स्टफ़ वाला है, फूड स्टफ़ वाला है। और चेंज ऑफ इन्वेंट्री जो बाकी जो शराब थी वो लिकर थी, उस लिकर की चेंज है। तो ये एडजस्टमेंट हमारी हो गई। अब देखिएगा यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है हमारी, तो जो भी शेयर कैपिटल है वो हम बैलेंस शीट में हमें दी हुई है। तो वो बैलेंस शीट में हमारी 8,05,000 जो है शेयर कैपिटल दी हुई है। और इसका मतलब है कि जो 8,05,000 है, इसमें से कैपिटल तो हमारी 8 लाख की थी, और जो 5,000 है वो हमारा क्या है, कैपिटल रिजर्व। तो देखिएगा 6,000 प्लस 2 8,000। तो ये जो 5,000 मैंने कैपिटल रिजर्व निकाला था, इस कैपिटल में से अलग कर देंगे। तो 8 लाख तो हम दिखाएंगे कैपिटल में, ये देखिएगा 8 लाख तो हम दिखाएंगे कैपिटल के अंदर। ये तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 8 लाख टोटल में, ये टोटल नहीं है, ध्यान रखिएगा टोटल में नहीं आएगी, ये केवल 8 लाख आनी है टोटल में। और ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये 13 लाख। अब जो 5,000 इसमें एक्स्ट्रा थी वो कैपिटल रिजर्व का प्रॉफिट था, वो आपको अलग से शो करना है। तो कैपिटल रिजर्व का जो प्रॉफिट है वो आपने शो करना है, ये रहा 5,000। जो 5,000 एक्स्ट्रा आपको पैसे मिले हुए हैं, जो आपने शेयर महंगे बेचे हैं, वो मैंने आपको अभी कैलकुलेशन करके भी दिखाई थी कि किस तरीके से 5,000 है। तो ये देखिएगा 100 × 60 6,000 फॉरफीचर था, रीइशू करने में आपके 1,000 चले गए, तो बचे 5,000। और 5,000 वो कैपिटल में ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं, तो उसको हमने 5,000 को अलग कर दिया। तो देखिएगा 8,05,000 थे ये, तो 5,000 कैपिटल रिजर्व के थे, वो हमने अलग से शो कर दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो दी हुई थी। उसका बाद है वेजेस एंड सैलरीज और रेंट रेट्स। अब इन खर्चों को देखते हैं कि इन खर्चों को एडजस्ट करते हैं सबको। तो देखिए अभी खर्चे वाली एंट्रीज देखते हैं। तो ये देखिएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय से रिलेटेड खर्चा 28,300, इसमें जो आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ने के बाद वो आ गया 29,580। ये 1,280 अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपने शो करना है। तो 1,280 आप कहाँ शो कर देंगे, अदर करंट लायबिलिटीज़ में। अदर करंट लायबिलिटीज़ में देखिएगा 1,280 ये आपका आउटस्टैंडिंग आ गया, डन। उसके बाद देखिएगा रेंट रेट्स, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की इन्होंने एक नई हेड बना ली। आप चाहें तो इसको अदर एक्सपेंसेस में भी डाल सकते थे, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिया। 8,900 का रेंट है, कोल एंड फायरवुड है, लॉन्ड्री है, कैरीज एंड कूलीज एंड रिपेयर्स है। तो ये जो सारे खर्चे हैं ये अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में डाल दिए गए हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में एडवर्टीजमेंट और सेंट्री एक्सपेंसेस डाल दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो सेंट्री एक्सपेंसेस आप यहाँ पे भी डाल सकते थे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, या अदर एक्सपेंसेस का एक अलग हेड बना सकते थे। और मैंने कहा था कि देखिएगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं दिया हुआ है, तो उसके इंटरेस्ट को आप 6% कैलकुलेट करके डालेंगे 12,000। बाकी सारे आइटम्स ट्रायल बैलेंस में थे, लेकिन ये जो 12,000 है ये नहीं था, ये हमने कैलकुलेट किया है। तो ध्यान रखिएगा ये अदर करंट लायबिलिटीज़ में भी आएंगे,
क्योंकि इंटरेस्ट आपका जो है 2 लाख का 6% बनता है 12,000, इसका मतलब सारा का सारा आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट एक बार क्या करोगे आप, एक बार P&L में दिखाओगे और एक बार बैलेंस शीट में। तो P&L के लिए हमने फाइनेंस कॉस्ट में जोड़ लिया और एक लाइबिलिटीज़ के लिए हमने उसको अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर हम उसको जोड़ देंगे। तो ये 12,000 अदर करंट लाइबिलिटीज़ हो गए, तो ये हमने यहाँ पे जोड़ लिया, दोनों का टोटल हो गया 13,280। अब चलते हैं आगे। तो अब हमने जिन आइटम्स को रिकॉर्ड कर चुके हैं उसमें देखिएगा ये कॉल भी हो चुका है, कैरिज भी हो चुका है, सेंट्री एक्सपेंसेस भी, एडवर्टीजमेंट भी, रिपेयर्स, और ये सेंट्री जो है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के माल लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी हो चुका है। मिसलेनियस रिसिप्ट्स भी हम ले चुके हैं, डिस्काउंट रिसिप्ट है हमारे पास, तो डिस्काउंट रिसिप्ट हम मिसलेनियस इनकम जो है हम ले लेंगे। तो अदर इनकम्स के अंदर जो है हम डाल देंगे इसको, तो वो अब उसके नोट्स की जरूरत ही नहीं है, वो मैंने यहीं पर दिखा दिया। तो नोट्स नहीं बनाया इसका, विदाउट नोट्स हमने शो कर दिया। तो ये सारे आइटम हम ले चुके हैं। उसके बाद फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, तो इनका डेप्रिसिएशन आएगा और इनमें से लेस करके दिखाना पड़ेगा। तो फ्री होल्ड लैंड बिल्डिंग का देखिएगा डेप्रिसिएशन कितना है, तो वो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में हम शो करेंगे। तो देखिएगा डेप्रिसिएशन पहले तो एसेट्स में दिखा दिया, 8.5 में से 17,000 का डेप्रिसिएशन, 833 बची, इसके अंदर से 86,300 और फिर 4,315, तो ये लेस करने के बाद ये बचा। अब ये दोनों 17 और 421 जो है ये हमारे खर्चे हैं, तो असेट्स में से माइनस कर दिया, फिर एक एक्सपेंसेस दिखा दिया। तो एक्सपेंसेस के अंदर हमने डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन में दिखाना है, तो डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के अंदर इसको हमने शो करना है। तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन में दोनों के डेप्रिसिएशन आ गए हमारे पास। तो ये देखिएगा हमने ये जितने भी नोट्स थे ये सारे हमने कंसिडर कर लिए हैं, लेकिन अभी जो डिवेंचर्स का इंटरेस्ट है ये हमने लिख दिया है, ये अभी नोट्स के थ्रू आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी हम कर चुके हैं। अब देखिएगा ट्रायल बैलेंस में क्या बचा है। तो ट्रायल बैलेंस में अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, यहाँ तक, तो ये भी हमारे हो गए हैं दोनों। तो ये हमने पीपीई के अंदर डाल दिए हैं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में लेस डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन में हमने एडजस्ट कर दिया। कैश इन हैंड को इनको देखिएगा कैश इक्विवेलेंट में जोड़ दीजिए, तो यह वहाँ पे चले जाएंगे। तो कैश इक्विवेलेंट नोट्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस देखिएगा आप सीधा सीधा अदर एक्सपेंसेस करके माइनस कर दीजिएगा। ट्रायल बैलेंस का आइटम केवल एक ही बार आएगा, ध्यान रखिएगा। डिवेंचर्स को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर शो कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अभी मैं आपके साथ बात करूंगा। ट्रेड पेबल्स के अंदर चले जाएंगे। ट्रेड रिसीवल्स में चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स हो जाएगी। और जनरल रिजर्व को और P&L को अभी हम आराम से आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों आइटम्स हैं अभी जो बचे हुए हैं, इनको छोड़ के बाकी आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा ये हो गया हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नोट्स में आ गया था, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आ गया था, और 12,000 का जो ब्याज था वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन डाल दिया है। अदर एक्सपेंसेस में ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वाले हैं, ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपके साथ बात की, तो ये सब हमने माइनस कर दिया। इधर यहाँ पे हम जो है शेयर कैपिटल हम डाल चुके हैं, जो भी वर्किंग में बताया। रिजर्व सरप्लस अभी आपको बताना है। बोरोइंग्स के अंदर हमने डिवेंचर्स को पे कर दिया। ट्रेड पेबल्स में। अदर करंट लायबिलिटीज़ अभी आपको बताऊंगा मैं, अभी इसमें कुछ आइटम्स मिसिंग है। उसके अंदर पीपी ही हम डाल चुके हैं, तो पीपी मैं बता चुका हूँ। इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं लिखा, तो क्या डाल देना आपने, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने डाल देना है। इन्वेंट्रीज की फिगर जो है लास्ट की हम डाल चुके हैं। ट्रेड रिसीवल इन्वेंट्रीज एडजस्टमेंट में थी, एडजस्ट करके जो वैल्यूज़ है ट्रेड रिसीवल्स में, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अब हमारे पास जो सारी चीज़ें बची हैं वो ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रही तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पॉज करके फिर आगे बढ़िएगा। तो अभी आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई है। अब हम चलेंगे आगे, क्योंकि जो डिविडेंड वाला पार्ट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसी को मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिएगा, अब मैं जो है पेन का यूज़ कर रहा हूँ हाईलाइटर की जगह। और अब देखिएगा जो है मैं जो चीज़ लिखूँगा अब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से समझना है। तो थोड़ी सी वर्किंग भी हम करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। टोटल हो गया है, ये टोटल हो गया, और इसमें से प्रॉफिट हमने माइनस कर देना। और टैक्स की एडजस्टमेंट वो कह रहा है कि है नहीं सवाल में। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं प्रॉफिट निकालने तक। अब देखिएगा प्रॉफिट है हमारा 22,245। अब देखिएगा यहाँ पर हम आते हैं, ये प्रॉफिट है 41,500, ये प्रॉफिट है 41,500, ये ध्यान रखिएगा। और जनरल रिजर्व है 2 लाख। तो इन दोनों पार्ट को आप सब ध्यान से समझिएगा, 41,500 और 2 लाख, और मैं उसी के ऊपर आपको लेके आ रहा हूँ। अब देखिएगा ये है हमारे पास 41,500, समझना है अब आपने ध्यान से, और प्लस 2 लाख। हमारे पास ये वैल्यू है जो टोटल प्रॉफिट की है 2,41,500। और एक प्रॉफिट हमें इस साल हमने कमाया है, उस प्रॉफिट को देखिएगा, वो प्रॉफिट है जो हमने प्रॉफिट कमाया इस बार 22,245।
तो वो है हमारे पास 22,245 ये हमारे पास प्रॉफिट है। इसके अलावा एक कैपिटल रिजर्व है हमारे पास जो 5,000 का, वो हमने अलग शो कर दिया, उसकी कोई टेंशन ही नहीं है, तो वो हम शो कर चुके हैं। अब हमारा है डिविडेंड। देखिएगा अब आपको मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुननी है क्योंकि उसके बाद ये सवाल आपको समझ में आएगा। तो ये जो भी एंट्रीज मैंने आपको बताई थी उसमें सबसे पहले थी शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री, वो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि शेयर बेच के जो दोबारा से रीइशू किए, सॉरी शेयर फॉरफिट करके जो दोबारा से हमने बेचे उस पर 5,000 रुपीज़ का जो प्रॉफिट आया है, वो प्रॉफिट जो है वास्तव में कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, वो कैपिटल रिसिप्ट्स होती है बिजनेस की, तो उस प्रॉफिट को P&L में नहीं डाल सकते। और कंपनी ने क्या किया कि जो भी शेयर इशू किए वो कैपिटल अकाउंट के ही अंदर क्रेडिट कर दिए, बजाय कि स्पेशली उसका कैपिटल रिजर्व में डालने का। तो वो एक रेक्टिफिकेशन थी, वो रेक्टिफिकेशन एंट्री हमने ठीक की है। तो हमने क्या किया, रेक्टिफाई कर दिया है उस एंट्री को जो गलत थी। ये तो थी बात उस शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री की। उसकी एंट्री भी मैंने आपको करके दिखाई, क्योंकि जब आप फॉरफिट करेंगे तो फॉरफीचर के अंदर पैसा जाना चाहिए था 60 रुपये के हिसाब से पर शेयर, यानी कि 6,000 रुपये, और जब उनको दोबारा से 90 रुपये के हिसाब से हमने बेचा तो हमें 10 रुपये का लॉस हो गया। तो 6,000 रुपये जो हमने फॉरफिट किए थे उसमें से 1,000 का लॉस हो गया, फिर भी हमारे पास 5,000 रुपये बचे, और एंट्री ऑलरेडी अकाउंटेंट कर चुका है क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर वो इनकॉर्पोरेट है। तो 5,000 रुपीज़ जो शेयर कैपिटल में एक्स्ट्रा हमें दिख भी रहे थे वो हमने उठा के कैपिटल रिजर्व में डाल दिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दूसरा कंसेप्ट है डिविडेंड का। देखिएगा डिविडेंड एक ऐसा पार्ट होता है कि जब हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड देते हैं तो डिविडेंड जो है डिविजिबल प्रॉफिट्स में से जाता है, यानी कि जनरल रिजर्व में से या प्रॉफिट एंड लॉस में से जो प्रॉफिट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपके पास उपलब्ध होते हैं। तो ऐसे पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इस डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें किस चीज़ का सहारा लेना पड़ता है, प्रॉफिट का सहारा लेना पड़ता है। अगर कंपनी जब डिविडेंड देगी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को तो ध्यान रखिएगा कि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड पहले ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को ये राइट है, पहले से यही प्रेफरेंशियल राइट है उसके पास कि वो जब भी कंपनी चलेगी तो ज़िंदगी में डिविडेंड पहले रिसीव करेगा। किससे? शेयर होल्डर के, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं यानी कि जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उनसे पहले। तो जो इक्विटी शेयरहोल्डर्स हैं उनसे पहले पैसा प्रेफरेंस डिविडेंड को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कभी भी सवाल के अंदर अगर इक्विटी डिविडेंड होगा तो आपको प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना पड़ेगा। अब मैं आपके साथ बात करता हूँ कि आपको जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा लेना है। जनरल रिजर्व में से कुछ पैसा लेना है, क्यों लेना है वो भी बताऊंगा अभी आपको। तो देखिएगा आपके पास पुराना जो प्रॉफिट है वो है 41,500। 41,500, ये ध्यान रखिएगा 41,500। उसके बाद आपके पास प्रॉफिट आया 22,245, राइट। तो आपके पास कुल कितना पैसा हो गया, इसका टोटल लगाएं तो 41,500 प्लस 22,245, तो ये जो पैसा हो गया ये हो गया 63,745, राइट। एग्री करते हैं मेरे साथ? यस सर। अब हम देख रहे हैं डिविडेंड कितना है। अब देखिएगा डिविडेंड कितना है। डिविडेंड सबसे पहले है प्रेफरेंस वालों का। प्रेफरेंस है 5 लाख के, तो 5 लाख का 6% डिविडेंड, तो डिविडेंड हो गया 30,000 रुपये। 30,000 और इक्विटी को देना है 8%, तो 30,000 प्लस 8%, तो 30,000 तो जो डिविडेंड है हमारा, ये देखिएगा 30,000 जो डिविडेंड है वो हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड है। इसके अलावा हमारा इक्विटी डिविडेंड भी आना है 8 लाख का 8%, तो 8 लाख का अगर आप 8% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 64,000। तो ये हो गया 94,000। ये एग्री करते हो मेरे साथ या नहीं करते, पहले बताइए। ये बात समझ में आई या नहीं आई कि 94,000 हो गया 30,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड, और 8 लाख का 8% 64,000 रुपये वाला कौन सा डिविडेंड हो गया, इक्विटी का टोटल डिविडेंड हो गया 94। अब आपके पास है प्रॉफिट केवल 63,745, तो आप जो भी 63,475 के बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपने कहाँ से लेना है, जनरल रिजर्व में से। तो देखिएगा अब यहां पर आप इसको माइनस करेंगे 94,000, तो अगर आप इसमें से 94 माइनस करेंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप केवल
63745 ये तो माइनस कर देंगे इसमें से, और जो बाकी बच गया वो 94,000 माइनस 63745 वो प्रॉफिट है ही नहीं आपके पास। तो आपको जरूरत पड़ रही है 30,255 रुपए की, 30,255 रुपए की। तो जो 30,255 रुपए वाला अमाउंट है वो जनरल रिजर्व में से माइनस कर देना है। तो इसका मतलब है कि जनरल रिजर्व आपका 2 लाख है, 30,255 रुपए आप उसमें से डिविडेंड वाला अमाउंट घटा देंगे, ये बच गया। और देखिएगा प्रॉफिट आपके पास बचा ही नहीं, तो प्रॉफिट अल्टीमेटली हो गया 0। लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर येलो करके कि देखिएगा यहाँ पे ये जो प्रॉफिट था इनके पास पुराना आया था, सॉरी ये प्रॉफिट आया इस बार 41,500, इनके पास पुराना प्रॉफिट था 41,500, और इसमें से 30,255 रुपये आपने जनरल रिजर्व से मंगाए डिविडेंड के नाम के, और इससे 94,000 का पूरा डिविडेंड दे दिया और आपके पास वैल्यू बची 0। तो मैंने सारी कैलकुलेशन इसलिए नहीं मिटाई, हालांकि मैं इस कैलकुलेशन को मिटा देता तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होता, लेकिन मैंने अभी आपको यहाँ पे इसीलिए बता दिया क्योंकि कैलकुलेशन आपके बाद में भी काम आएगी। तो इसको पॉज करके एक बार अच्छे से समझना है यहाँ पे। तो ये जो प्रॉफिट है वो तो 0 ही हो गया, क्योंकि प्रॉफिट तो जितना था उससे ज़्यादा डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड के लिए हमने जनरल रिजर्व में से पैसा निकाला, और ये जनरल रिजर्व हमारा बाकी बचा हुआ बच गया। तो P&L हमारे पास बचेगा नहीं। अब ध्यान रखिएगा जो डिविडेंड है हमारे पास, ये पे तो हमने किया नहीं, ये तो प्रपोज डिविडेंड है। तो ये देखिएगा या तो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आपने शो करना था, लेकिन अब प्रोविजंस वाली बातें जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज हो गई है कि कंपनी प्रपोज डिविडेंड को शो नहीं करेंगी। तो अल्टीमेटली जो प्रपोज डिविडेंड है वो अब अदर लायबिलिटी की तरह शो होगा। तो जो प्रपोज डिविडेंड की फिगर है वो हमने 30,000 रुपये और 64,000 रुपये जो इक्विटी का डिविडेंड है वो यहाँ पे शो कर दी। और इसी तरीके से अब जो हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू थी वो आ रही थी 174,745, ये आप बैलेंस शीट में शो कर देंगे। तो बैलेंस शीट है 174,745, और अब देखिएगा अदर करंट लायबिलिटीज़ की फिगर भी आ गई हमारे पास, जिसमें डिविडेंड है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, जो फिगर्स है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की फिगर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो वेजेस वाले थे वो हैं, और दोनों डिविडेंड है। तो ये सब हमारा अदर करंट लायबिलिटीज़ में चला गया। ये बैलेंस शीट टैली कर जाएगी आपकी, और इधर भी ये बैलेंस शीट टैली कर जाएगी। अब ये बताइए कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, और अगर एक बार इसको अच्छे से सवाल को करिएगा, वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहिएगा, तभी समझ में आएगा। तो ये बात मैंने आपको शुरू में भी बोली थी, अब दोबारा से बोल रहा हूँ। तो हमें उम्मीद थी कि 40 से 45 मिनट लगेंगे इसको सोल्व करने में, लेकिन ये जो पूरा है ये केवल और केवल 28 मिनट के अंदर ही कंप्लीट हो गया। तो देखिएगा वीडियो के अंदर अगले हिस्से में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशंस की वीडियो डालूंगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन यानी कि जो नोट्स टू अकाउंट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लसेस को कैसे बनाते हैं आपको डिटेल में और समझाएंगे। तो इसी तरीके से वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।